हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोगों ने जो है कि आपको इरिटेरिया तत्व संग्रह का जो है कि ये सीरीज चल रहा था, इसी क्रम में आज हम लोग आगे जो है कि आपको बात करेंगे। इससे पहले इरिटेरिया का जो है कि आपको पार्ट 1 पॉलिटी का जो है कि अपलोड किया गया है। आज जो है कि पार्ट 2 जो है कि आपको होगा पंचायती राज व्यवस्था से, इसकी शुरुआत जो है कि आपको करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और अपने जो है कि आपको दोस्त लोग के ग्रुप में जो है कि आपको जरूर शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग क्या आवश्यकता है जो ग्रुप आगे जो है कि आपको बढ़ सके। साथ साथ जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में जो है कि आपको टेलीग्राम का लिंक जो है कि आपको मिल जाएगा, जिससे आप हमारे साथ जो है कि आपको टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो आइए इस पार्ट 2 की जो है कि आपको राज व्यवस्था बिहार की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं, जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करना है। तो आइएगा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का संबंध जो है कि आपको संबंध में अधिनियम जो है कि बनाया गया था। और 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1992 जो है कि आपको लागू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है कि वर्ष 2001 में कार्यरत जो है कि आपको था। और पंचायती राज व्यवस्था और जो है कि अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को क्या किया गया, लागू किया गया। और बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 का मुख्य जो है कि आपको प्रावधान निम्नलिखित था। इसमें 3 प्रकार के स्तर बनाए गए थे: ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और जो है कि आपको जिला स्तर का जो है कि आपको बनाया गया था। ग्राम पंचायत था, दूसरा पंचायत समिति था, तीसरा कौन था, जिला जो है कि आपको परिषद था। महिलाओं के लिए जो है कि आपको सभी स्तर पे 50% का क्या था, 50% का जो है कि आपको जनसंख्या जो है कि आरक्षित किया गया था। आगे आते हैं, पिछड़े वर्गों के लिए जो है कि सभी स्तरों पर जो है कि आपको पदों की अधिकतम सीमा की बात करेंगे, 20% तक का जो है कि आरक्षण जो है कि आपको होगा, ये बताया गया था। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के सभी स्तरों के लिए जो है कि जनसंख्या का अनुपात में जो है कि आरक्षण जो है कि आपको प्राप्त था। अनुसूचित जाति और जनजाति में जो है कि आपको पिछड़े वर्ग में सभी स्तरों एवं पदों में कुल आरक्षण का प्रतिशत कितना, 50% से अधिक नहीं होगा, ये भी बात जो है कि आपको बताया गया था। पंचायती राज्य के निर्वाचित जो है कि आपको पद धारण में लोक सेवक का दर्जा जो है कि आपको प्राप्त था। पंचायती राज्य का चुनाव जो है कि राज्य का निर्वाचन आयोग जो के अधीन जो है कि आपको कराया जाएगा। और बिहार पंचायती राज अधिनियम वर्ष 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की जो है कि आपको संरचनाएं की विशेषताएं थी। ग्राम सभा की बात कर लेते हैं। ग्राम सभा क्या था, जरा देखिएगा। यह पंचायती राज्य के अधीन सबसे बड़ी जो है कि आपको सभा थी। ग्राम सभा गांव का जो है कि आपको सभी जो है कि मतदाता इसके सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो गांव के सभी जो भी मतदाता गण होते हैं, सब के सब जो है कि ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा के बैठक के लिए, बैठक जो है कि आपको 2 बैठक के बीच समय अंतराल कितने महीने, 3 माह का जो है कि आपको समय अंतराल जो है कि आप अधिक नहीं होना चाहिए। और एक बार में कितना बार, 4 बार जो है कि आपको बैठक जो है कि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया के द्वारा कराया जाता है। और ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति के सदस्य की बात करेंगे, कितना होता है ग्राम पंचायत का कोरम गणपूर्ति की बात करेंगे, 1/20 जो है कि आपको सदस्य होता है। ग्राम सभा के प्रत्येक जो है कि बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, और तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया जो है कि आपको करते हैं। ग्राम सभा का मुख्य जो है कि कृत्य कार्य और विकासात्मक कार्यों का सहयोग करना है, और लाभुकों का पहचान कर अंशदान देना है, और सौहार्द जो है कि आपको बढ़ाना है, तथा निगरानी समिति द्वारा जो है कि कार्यों का पर्यवेक्षण जो है कि कराना है। ग्राम पंचायत की बात करेंगे, निर्वाचित सदस्य में मुखिया, उप मुखिया, है ना, एवं वार्ड के सदस्य को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत का जो है कि आपको गठन किया जाता है, ग्राम पंचायत का, है ना। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का जो है कि आपको होता है। ग्राम पंचायतों का चुनाव उसके जो है कि विघटन के 6 महीने के अंदर, कितना, 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर क्या कराना होगा, पूरा जो है कि आपको कराना होगा। मुखिया, इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदाता के रूप में, मतदान के रूप में होता है। उप मुखिया, इसका चुनाव वार्ड सदस्य के द्वारा बहुमत के द्वारा जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में जो है कि आपको लॉटरी की प्रक्रिया जो है कि इसमें लगाई जाती है। वार्ड सदस्य की बात करेंगे, प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा जो है कि आपको होता है। और प्रत्येक जो है कि आपको 500 की जनसंख्या पर
जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन जो है कि आपको होता है। मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला राज्य पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं जो है कि आपको लिख कर दे सकता है। कौन सा है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जो है कि आपको दे सकता है। अगला है कि वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र स्वयं लिखकर जो है कि किसको दे सकता है? स्वयं लिखकर जो है कि मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन के बाद जो है कि वह पद रिक्त क्या हो जाएगा? रिक्त जो है कि आपको मान लिया जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक की कोरम या गणपूर्ति की बात करेंगे, सदस्यों की संख्या की आधी मतलब कि कितनी? 1/2 जो है कि आपको होती है कोरम गणपूर्ति ग्राम पंचायत की बैठक की। ग्राम कचहरी की बात करेंगे, ग्राम कचहरी प्रत्यक्ष ग्राम पंचायत के क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए जो है कि एक ग्राम कचहरी होती है ना? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जो है कि आपको मतदान से निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड में एक जो है कि पंच सदस्य और प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जो है कि एक पंच का जो है कि आपको चुनाव किया जाता है। निर्वाचन पंच सदस्य एवं जो है कि सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको करते हैं। और प्रत्येक जो है कि प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की भी जो है कि आपको नियुक्ति जो है कि आपको की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन पर जो है कि आपको दे सकता है। और ग्राम कचहरी का कोई भी पंच अपना त्याग पत्र स्वलिखित आवेदन से सरपंच को जो है कि आपको दे सकता है। पंचायत समिति की बात करेंगे, ये प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्य द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष जो है कि आपको मतदान के द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव जो है कि आपको करता है। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रमुख जो है कि बात करेंगे, प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता जो है कि आपको करता है। और प्रमुख अपना त्याग पत्र लिखित रूप से अनुमंडलीय पदाधिकारी को जो है कि आपको देता है। किसको देगा? अनुमंडलीय पदाधिकारी को देगा। और उप प्रमुख अपना त्याग पत्र स्वलिखित जो है कि किसको देगा? प्रमुख को जो है कि आपको देगा, है ना? आगे आते हैं, पंचायत समिति का सदस्य अपना त्याग पत्र स्वलिखित जो है कि आपको प्रमुख को ही जो है कि आपको देता है। आगे चलते हैं, जिला परिषद की बात करेंगे। जिला स्तर पर जिला परिषद जो है कि आपको होता है। जिला परिषद ग्राम जो है कि पंचायत एवं पंचायत समिति के बीच पंचायत समितियों के लिए जो है कि आपको नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शक का काम जो है कि आपको करता है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको चुनाव से चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको करते हैं। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को जो है कि आपको देता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप से अध्यक्ष को जो है कि आपको देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को जो है कि आपको देता है। पंचायती राज के सभी जो है कि जनप्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन एवं जो है कि आपको त्याग पत्र की विधि, मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और अपना त्याग पत्र पंचायती राज पदाधिकारी को देगा। उप मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और यह अपना त्याग पत्र जिला राज्य पंचायती राज पदाधिकारी को देगा। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, अपना त्याग पत्र मुखिया को देगा। प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, अपना त्याग पत्र अनुमंडलीय दंडाधिकारी को जो है कि आपको देगा। उप प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये भी अपना जो है कि आपको त्याग पत्र किसको देगा? प्रमुख को देगा। पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जो है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से होता है और अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो अपना त्याग पत्र जो है कि आपको प्रमुख को देने वाला है। जिला परिषद सदस्य की बात करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है और जिला दंडाधिकारी को जो है कि अपना ये त्याग पत्र दे सकता है। जिला परिषद जो है कि उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिला परिषद के अध्यक्ष को ही अपना त्याग पत्र दे सकता है। जिला परिषद सदस्य की बात करेंगे, इसका सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और यह जिला परिषद अध्यक्ष को जो है कि अपना त्याग पत्र जो है कि सौंप सकता है। सरपंच की बात करेंगे, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और यह जो है कि आपको जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देगा। और उप सरपंच की बात करेंगे, उप सरपंच का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और यह भी अपना त्याग पत्र जो है कि आपको जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा। और पंच की बात करेंगे, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यह अपना त्याग पत्र सरपंच को जो है कि आपको देने का काम करेगा। आगे आते हैं, नगरीय प्रशासन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नगरीय प्रशासन की बात करेंगे, नगरीय क्षेत्र में स्थानीय जो है कि आपको सुविधाओं का उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है।
74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत बिहार में नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम को जो है कि आपको लागू किया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 शहरी स्वशासन को त्रिस्तरीय संरचना पंचायत नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है और इसमें पंचायती राज के प्रावधान के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था जो है कि इसमें क्या की गई है, आरक्षण की व्यवस्था जो है कि आपको की गई है। सबसे पहला होता है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत होता है। वर्तमान में कुल नगर निकायों की संख्या अपने राज्य में 261 है, जिसमें नगर निगम कितना है, तो नगर निगम जो है कि आपको 19 है। नगर परिषद कितना है, तो 88 नगर परिषद है। और नगर पंचायत की बात करेंगे 154 जो है कि आपको नगर पंचायत जो है कि आपको होने वाला है। बिहार में न्यायपालिका की बात कर लेते हैं, जरा देखिएगा। बिहार राज्य में न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का शीर्ष स्थान पर जो है कि आपको है। और पटना हाई कोर्ट का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को जो है कि आपको किया गया था। इसका गठन जो है कि आपको किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको सर एडवर्ड जो है कि मोनार्ड डेस जो है कि आपको चेम्स कैमियर जो है कि आपको थे, याद रखिएगा कैमियर लास्ट में जो है कि नाम होगा। उच्च न्यायालय पटना के मुख्य जो है कि न्यायाधीश समिति जो है कि आपको 29 न्यायाधीश हैं और 14 जो है कि अतिरिक्त न्यायाधीश जो है कि आपको काम करते हैं, है ना। और बिहार में जो है कि आपको बिहार का न्यायिक जो है कि आपको न्यायिक व्यवस्था में जिला और अनुमंडलीय स्तर पर भी अधीनस्थ न्यायालय जो है कि आपको होता है ना। अधीनस्थ न्यायालय जो है कि आपको होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था देखिएगा, 1 मिनट। और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करेंगे, के विनोद चंद्रन है। कौन है? के विनोद चंद्रन है। विनोद चंद्रन, याद रखिएगा, चंद्रन जो है कि आपको होने वाला है, के विनोद चंद्रन होने वाले हैं। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको होंगे। प्रशासनिक जो है कि व्यवहारों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य में प्रशासनिक जो है कि आपको प्रशासनिक रूप से जो है कि आपको विभाजित किया गया है। ठीक ना, प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। राज्य के लिए जो है कि मुख्य सचिव होगा, उसका प्रमंडल के लिए आयुक्त होगा, जिला के लिए जिला अधिकारी होगा, है ना। उसका अनुमंडल के लिए अनुमंडलीय जो है कि पदाधिकारी, एसडीओ, प्रखंड के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ कहते हैं, या अंचल अधिकारी जो है कि आपको सीओ जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अगला है कि प्रशासनिक जो है कि दृष्टि से राज्य के प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है और मुख्य जो है कि सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभाग पर नियंत्रण जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार जो है कि आपको होता है। और मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सचिव भी जो है कि आपको होता है, और यह मंत्रिमंडल की बैठकों का क्या करता है, बैठकों का जो है कि प्रबंध करता है। आते हैं बिहार की कला संस्कृति के बारे में। यहाँ पॉलिटी जो है कि आपको समाप्त होता है, यहाँ पे कला संस्कृति के बारे में जो है कि आपको चर्चा करनी है, जरा देख लेते हैं। आइएगा जरा देखते हैं। बिहार में किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन और पहचान के लिए बौद्धिक जो है कि आपको विरासत के साथ साथ, है ना, कला, उसके बाद जो है कि आपको पर्व त्योहार, मेले, उत्सव और लोगों के रहन सहन पे भी जो है कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जो है कि आपको होता है ना। कलात्मक दृष्टि से बिहार के इतिहास काफी बहु जो है कि आयामी और समृद्ध रहा है। बिहार में जो है कि कला का इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति चित्र और अद्वितीय जो है कि आपको सम्मिश्रण जो है कि आपको रहा है। आधुनिक काल में यह परंपरा संगीत, नृत्य, पूर्व त्योहार आदि के रूप में भी जो है कि अधिक विकसित हुआ है। बिहार की कला की बात करेंगे, स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, नृत्य, लोक जो है कि आपको नाटक, पर्व त्योहार, मेले इत्यादि हैं। स्थापत्य कला की बात करेंगे, सबसे पहला कौन आता है, तो मौर्य कला आता है। कौन सा कला? मौर्य कला आता है। आइएगा, बिहार में कला परंपरा में अस्थाई प्रमाण मौर्य कला से प्राप्त होता है। मौर्य कला के दौरान बने जो है कि राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुफा स्थापत्य कला का प्रमुख रूप है। पटना के कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद का अवशेष मिला है, और यहाँ से एक विशाल कक्ष का भी अवशेष मिला है जिसे अस्थि स्तंभ थे। और यह जो है कि गोलाकार स्तंभ ए का
एकात्मक पत्थर के बने थे। यह संभवतः यह महल के पत्थर के स्तंभ या लकड़ी से जो है कि आपको निर्मित जो है कि आपको था। और अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकात्मक जो है कि पत्थर के स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इन स्तंभों का शीर्ष जो है, शीर्ष पर पशुओं की आकृति है जो उल्टा कमल कमल के फूलों पर जो है कि आपको स्थित होने वाला है। बिहार के स्तंभ जो है कि स्तंभ लोरिया जो है कि नंदनगढ़, पश्चिमी चंपारण, लोरिया अरेराज, पूर्वी चंपारण, रामपुरबा पूर्वी चंपारण और बसार जो है कि वैशाली से प्राप्त हुआ है। और यह एकात्मक स्तंभ चुनार, धूसर, बालू बालू के पत्थर से निर्मित है। और इन पर सुंदरता के लिए जो है कि आपको चमकीली पॉलिश का भी प्रयोग किया गया है। आजीवक आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए जो है कि अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ ने बराबर एवं नागा अर्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया। गुफाओं के भीतरी जो है कि भाग में चमकीली पॉलिश का उपयोग कर इसका जो है कि प्रमुख जो है कि विशेषता है। मौर्य काल में मूर्ति का अवशेष पटना एवं उसके आसपास से प्राप्त हुआ है। पटना से यक्ष की दो जो है कि मूर्तियां प्राप्त हुई है। यह हल्के जो है कि भूरे रंग के और बालू पत्थर से जो है कि आपको क्या होने वाली है, निर्मित जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं, पटना के जो है कि आपको लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप में दो मूर्तियां जो है कि आपको प्राप्त हुई है। और संभवतः यह जो है कि आपको जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है ना। और इसका निर्माण जो है कि जैन शैली कार्यों जो है कि आपको कार्यों संग मुद्रा में जो है कि आपको हुआ है। पटना के दीदार जो है कि आपको गंज में एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे यक्षिणी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति जो है कि नारी के सारणिक जो है कि आपको संदर्भ और जो है कि आपको सूक्ष्म रूप जो है कि आपको क्या करता है, प्रदर्शित जो है कि आपको करता है। पाल कला की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आइएगा पाल कला पे चर्चा कर लेते हैं। पाल कला के दौरान स्थापत्य एवं मूर्ति के कला का जो है कि अवशेष मिला है। उदंतीपुरी और विक्रमशिला महाविहार जब पाल कला में स्थापत्य जो है कि प्रमुख उदाहरण था। और इसके इसके निर्माण ईंटों से जो है कि आपको किया गया था। आंगन के चारों ओर जो है कि आपको बरामदे तथा बरामदे के पीछे जो है कि आपको विष्णुओं के निवास के लिए कमरे, इसकी जो है कि प्रमुख विशेषताएं थी। गया में निर्मित जो है कि विष्णुपथ मंदिर पाल कला मंदिर स्थापत्य का अद्वितीय जो है कि आपको सुंदर उदाहरण है। पाल कला में मूर्ति कला में पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता था। कांसे के मूर्ति के प्रमुख रचनाकार जो है कि आपको धीमन और बिठपाल जो है कि आपको थे। और ये पाल शासन धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी ये मूर्तियां सांचे जो है कि आपको सांचे में ढाली थी। और इसके जो है कि अनेक जो है कि नमूने नमूने नालंदा और जो है कि आपको कुकरीहार गया से प्राप्त जो है कि आपको हुए हैं। पाल कला का पत्थर पाल कला के पत्थर की मूर्तियां काले जो है कि बेसाल्ट पत्थर से बनी हुई है। और यह जो है कि आपको पत्थर मुंगेर की पहाड़ी से, है ना, पहाड़ी से जो है कि आपको प्राप्त होता है। और इन मूर्तियों में बौद्ध जो है कि आपको ध्यान धर्म का जो है कि आपको विशेष प्रभाव जो है कि आपको मिलता है। मध्यकालीन स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको भी जरा देख लीजिएगा। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित जो है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा होने वाला है। इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ था। इस पर तुगलक जो है कि आपको शैली का प्रभाव था। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेरशाह सूरी का मकबरा, इसका निर्माण सासाराम में 1545 ईस्वी के मध्य जो है कि आपको हुआ था। और यह झील के मध्य जो है कि अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं। और इसकी छत एक जो है कि बृहत गुंबद है। और इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा जो है कि आपको होने वाला है। मुगल शैली की इमारत बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। और इसे जो है कि जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। सुंदर जो है कि जाली, ऊंचे जो है कि आपको चबूतरे और भव्य गुंबद इसके मुख्य आकर्षक जो है कि आपको होने वाले हैं। यूरोपीय स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। गौथिक शैली में पटना के संग्रहालय, पटना कॉलेज भवन तथा बांकीपुर चर्च एवं पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली का मुख्य जो है कि उदाहरण है। और इस पर होलैंड शैली का भी प्रभाव जो है कि आपको है। नवीन यूरोपीय जो है कि शैली में पटना का राजभवन,
है ना, पटना विश्व सचिवालय और पटना उच्च न्यायालय का भी जो है कि आपको निर्माण करवाया गया था। गोलघर गोलघर यूरोपीय जो है कि निर्माण कला, गुंबद कला का प्रमुख जो है कि आपको नमूना है। और हिंद इस्लामिक शैली में पटना संग्रहालय, सुल्तान पैलेस का भी निर्माण जो है कि आपको करवाया गया था। अब हम लोग जो चित्रकला देखेंगे ना, इसको हम पार्ट 3 में जो है कि करके आपको दिखा देंगे। कितना, ये चित्रकला से शुरू कर देंगे और आगे तक के चीजों को जो है कि हम लोग पार्ट 3 में जो है कि आपको देखेंगे। पार्ट 3 पॉलिटी का हो जाएगा और पार्ट 1 जो है कि आपको चित्रकला का हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर का कौन सा, पार्ट 1 जो है कि आपको हो जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर के नाम से जो है कि आपको आएगा। अगला जो है पार्ट आएगा चित्रकला से। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग एक बार जरूर बताइएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।